Hello everyone. So we are going to discuss Shunya's model answers of mains 2022. They have put this file on their website, on their page, on the Telegram page, and I've downloaded it from there, so we can read it, so that we get an idea of how to answer our questions in mains. Just to get an idea of, because they have written quite a lot of points here in this file. So I think we'll get a good idea of how to approach answers while writing mains. So let's start with the first question in this year's GS1 paper. It was, how will you explain the medieval Indian temple sculptures? How will you explain the medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? तो इसमें ये बताना है कि भाई उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी, उस टाइम पे जो मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स थे वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं. तो व्हेन वी सी, हम मतलब देखें कि मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स जो हैं कैसे उस समय की सोशल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम खुद भी सोचें तो मिडीवल का टाइम पीरियड जो होता है वो अराउंड स्टार्ट होता है हमारा मिड 7th या 8th सेंचुरी से भी कंसिडर कि हमारा मिडीवल पीरियड स्टार्ट हुआ है. 7th से 8th सेंचुरी के बीच में से लेकर 12th तो कम हो गया, 14th सेंचुरी तक भी कंसिडर कि मिडीवल चलता है. तो उस पीरियड के बीच में जो भी स्कल्पचर्स आए हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो सोशल लाइफ उस टाइम की कैसे डिस्क्राइब करते हैं. तो इसमें जो आंसर है ये, these are not a living example of progress in the field of architecture but also an integral part of socio-cultural life. तो सिर्फ आर्किटेक्चर के फील्ड में ही नहीं वो अच्छा दर्शाते हैं, बट साथ में उस समय की जो सोशियो कल्चरल लाइफ थी, जो सोशल स्टेटस था, वो भी डिस्क्राइब करते हैं. तो सिर्फ एक आर्किटेक्चरल हम बोलेंगे जेनिथ पर नहीं था, सिर्फ एक साथ में सोशल लाइफ जो थी वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम के वर्कमैन. तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे. सोशल ग्रेडेशन, तो उन्होंने इसमें लिखा है स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज इन, इन्होंने एग्जाम्पल थे जगन्नाथ टेम्पल वेयर ट्राइबल गॉड्स बीइंग आर्यनाइज्ड, प्रेजेंस ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स. तो मिडीवल टेम्पल सच एज खजुराहो एंड रंगनाथ टेम्पल, वन कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडल एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप्स. अच्छा, तो फ्यूडल एलिमेंट्स बताया है कि मतलब फ्यूडल क्लास एग्जिस्ट करती थी जो किंग के क्लोज रहते हैं, जो फ्यूडलिज्म लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स रहते हैं ना, तो उस समय की क्लास को डिस्क्राइब किया है कि खजुराहो में वो डोमिनेंट देखने को मिला है. सोशल ग्रेडेशन में ये था कि मतलब लाइक डेटीज़ जो थे डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से लाइक दे हैव बीन स्कल्प्टेड. तो जैसे जगन्नाथ में अगर हम देखें तो एक ट्राइबल एलिमेंट हमें देखने को मिलता है श्री कृष्ण भगवान का. और वैसे हम नॉर्थ में जाएं, यूपी साइड देखें तो भगवान का जो रंग रूप होता है वो थोड़ा सा फेयर दिखाया जाता है, फेयर स्किन्ड. और थोड़ा हम साउथ में जाते हैं तो थोड़ा डार्क स्किन्ड रहता है. तो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन के हिसाब से, सोशल ग्रेडेशन के हिसाब से दे हैव बीन स्कल्प्टेड. Mythological influence, the temple sculpture at Mahabalipuram show the belief of people in religious mythologies. Religious beliefs, most of the South Indian temple sculptures at Mahabalipuram, Kanchipuram tell us that people worship Lord Shiva and Vishnu. The Buddhist sculptures built by Palas tell us about the popular religion of people in those regions. तो जितने भी ये साउथ इंडियन टेम्पल्स, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तो रिलीजियस बिलीव्स के बारे में भी ये टेम्पल्स हमें बताते हैं कि जो भी महाबलीपुरम में या जो कांचीपुरम में, जो तमिलनाडु में टेम्पल्स हैं, ये लॉर्ड शिवा और विष्णु को वर्शिप करने के लिए बनाए गए थे. एंड हाँ, तो दे रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ, मतलब कि उस टाइम पे क्या रिलीजियस बिलीव्स चल रही थी. तो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया है. एंड ने बिल्ड करवाया था. और काकातीयस जो हैं उन्होंने बिल्ड कराया था ये रामापा टेम्पल. और यहाँ पे भी श्री रामापा स्वामी जी की पूजा होती है. यस. So, popular stories and tales, the temple sculptures at Hampi in Karnataka depict the scenes of Krishna Bal Leela and Ramayana. Ravan shaking Mount Kailash is based on religious folklores of Ramayana. तो रामायण और महाभारत की कथाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, पॉपुलर फोकलोर्स भी देखने को मिलते हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स. तो हम देख सकते हैं कि जो उस टाइम की सोसाइटी थी काफ़ी फोकलोर्स में डिवाइन मैनिफेस्टेशंस वगैरह में बिलीव करती थी. ऑर्नामेंटेशन एंड क्लॉथिंग,
The medieval Odisha temple has representation of young and charming creatures with a seductive smile, luxurious hair full of jewelry called Naikas. Sacred representation of animals and plants. Apart from the celestials, there are sculptures of hunters, sages, disciples, and wild animals like the lion, tiger, elephant, bear sculpted around temples of medieval India. Representation of sacred rituals. The beautiful architecture rock sculpture from cave number 29 at Ellora shows the marriage of Shiva and Parvati. When we talk about Ellora caves, इसमें हमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म सबकी caves मिलती हैं. एंड वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट अजंता, तो इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट साइट्स होती हैं. तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. फिर आता है स्टेटस ऑफ किंग्स. द विजयनगर एम्परर्स कॉज्ड एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स टू बी कार्व्ड बाय द स्कल्प्टर्स टू इमोर्टलाइज देम इन द विसिनिटी ऑफ देयर फेवरेट डेटीज. फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर ऑफ कृष्णदेव राया इन चिदम्बरम. तो चिदम्बरम टेम्पल का बताया गया है कि भाई उनका जो स्टेटस था उसको लाइक इट हैज़ बीन स्कल्प्टेड. For local artistic works, the influence of the wood carving tradition of Gujarat is evident in the lavish carving and sculpture work of Modhera Temple, Sun Temple. तो वुड वर्क दिखाया गया है, बहुत आर्टिस्टिक वर्क था उस टाइम का वहाँ के एरिया में. डांस एंड म्यूजिक. विजयनगर स्कल्पचर शो शार्प एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ कथकली डांस. करण मुद्रा ऑन वॉल्स ऑफ चिदम्बरम. भंगा पोजिशंस इन ओडिशा. तो ये सारे पोजिशंस दिखाए गए हैं. जो ये तो चिदम्बरम टेम्पल जो है हमारा तमिलनाडु में. और जो ये भंग पोजीशन है, हम इसके बारे में सर्च करते हैं. भंग पोजीशन, तो ये इस टाइप की पोजीशन होती है. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भंगस. तो ये डांस फॉर्म्स होते हैं जो कि उड़ीसा के टेम्पल में दर्शाए गए हैं. Social evils. The sculptures depicted social lives of Devadasi, where small kids were made to sacrifice their whole life to perform dance for the deity. Daily life, ornaments, hairstyles, clothes, makeup, headgear, etc. are represented in sculptures of medieval Indian temples. Indian approach towards religion is not only metaphysical, it is not disconnected from the social reality, but reflection of society itself. We see divine in everything around us, so the temple sculptures of medieval India also end up reflecting our society. So the second question was, why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? Give reasons. तो बोल रहे हैं कि जो आर्मी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये कैसे कंसिस्टेंटली जो हैं अगेंस्ट द मोर, क्योंकि ये लोग कम नंबर में थे बट ये लोग दे वर विनिंग अगेंस्ट द मोर न्यूमरस लाइक इंडियंस. मतलब हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, उनसे बेटर परफॉर्मेंस क्यों था इनका, बल्कि जबकि नंबर तो हमारे पास ज़्यादा थे. एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स. गिव रीजंस. तो इन्होंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लाइक डिवाइड करके आंसर बताया है कि भाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इट्स इनिशियल डेज इन इंडिया हैड यूरोपियन सोल्जर्स, बट विद सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल एक्सपेंशन द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आर्मी was made up of Indian soldiers, mostly from the present states of UP and Bihar. For example, तो बोल रहे हैं कि इनिशियल डेज में दोनों सोल्जर्स थे, बट सब्सिक्वेंट जब पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे सब इंडियन सोल्जर्स हमारे यूपी बिहार से ही लिए. फॉर एग्जाम्पल द आर्मी ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1857 नंबर्ड 3 लाख, सम अराउंड 3 लाख women with 2 lakhs of them being Indians. तो करीब करीब 3/4 हम देखें से ज़्यादा जो हैं इंडियंस ही थे उनकी आर्मी में. तो क्या था रीजंस, क्या थे उनके सक्सेस के? तो लीडरशिप डिफरेंस दिखाया गया, लीडरशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन रूलर्स. तो लीडरशिप था कि उनके डेडिकेटेड गवर्नर्स थे भाई रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स. फॉर एग्जांपल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लाजी. सेकंड लाइन लीडर्स, द ब्रिटिश हैड एडवांटेज ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप सच एज सर आयर कूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, हु फॉट फॉर द कॉज ऑफ देयर कंट्री. तो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी, यानी कि उनकी जो फर्स्ट लाइन ने भी लड़ा, उनकी फर्स्ट जो पुश्तैनी थी दूसरी लाइन ने भी लड़ा, तो डेडिकेटेड लोग थे काफ़ी अपने देश के लिए. लैक ऑफ सेकंड लाइन लीडरशिप. इन साइड ब्रिलियंट लीडरशिप एट द टॉप लाइक हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधवराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, बट लैग्ड बाय सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप. तो सेकंड नंबर पे फिर कमियां आ रही थी. फिर मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इन यूरोपियन मेथड्स. ब्रिटिश प्रेफर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ मार्शल कम्युनिटीज़ इन आर्मीज एज गुरखाज, सिख्स, राजपूत हु हैड मार्शल स्किल्स इन देयर ब्लड.
द ब्रिटिश ट्रेन दीज मार्शल कम्युनिटीज़ विथ यूरोपियन मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। तो इनको भाई ट्रेनिंग जो मिलती थी यूरोपियन मेथड्स, अच्छे मतलब बढ़िया ट्रेनिंग करके आए थे। और मतलब इन्होंने जो यूरोपियन मेथड्स में इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और इनको यूरोपियन मेथड सिखाए। लैक ऑफ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, तो सब अपने अपने एरिया का ही सीख रहे थे। लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग था। लॉयल्टी, मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी, रेगुलर सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरीज विद स्ट्रिक्ट रेजिम ऑफ डिसिप्लिन। भाई टाइमली देते थे। इंडियंस के पास पैसा, रूलर्स के पास बचा ही नहीं था पैसा, तो भाई आ ही नहीं रहा था। द मराठाज एट टाइम्स डाइवर्टेड द मिलिट्री कैंपेन्स टू कलेक्ट रेवेन्यू टू पे टू देयर ट्रूप्स। तो कभी कभी तो भाई डाइवर्ट करना पड़ता था कि यार रेवेन्यू करने कलेक्ट करना है, तो कम से कम भाई क्या करें, अब कैंपेन दूसरी तरफ ले चलो, कम से कम वहाँ से रेवेन्यू ही अर्न कर लें। फिर था सिलेक्शन सिस्टम, मेरिट बेस्ड। द कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड स्किल एंड नॉट ऑन हेरिडिटरी और कास्ट एंड क्लैन टाइज। तो सिलेक्शन सिस्टम जो था मेरिट बेस्ड था। और हाँ, यहाँ पे पर्सनल रिलेशन था कि भाई इसका काका है, चाचा है, तो ये था, मेरिट सिस्टम था। फिर सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, तो एडवांस्ड इक्विपमेंट थे इनके पास। और पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। फिर है कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो था, ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी पैसा आ रहा था। एंड शेयर होल्डर्स को अच्छी कंपनी थी ना, तो देवर अर्निंग, तो मतलब देवर गिविंग, देवर पेइंग देयर शेयर होल्डर्स वेल। तो रेगुलर फंड्स आ रहे थे, इन्वेस्टर्स का भरोसा था। रेगुलर फाइनेंस ही नहीं था इंडियन आर्मी के पास, इंडियन रूलर्स की आर्मी के पास। और उन्होंने फोकस भी नहीं किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, बड़ा बेटर था उनका, हमारे पास था ही नहीं। फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी, लैक ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग था हम लोग। फिर रेस एंड नेशनल प्राइड था इन लोग का। भाई हम लोग का था कि भाई हमारा नेशन कॉज कभी था ही नहीं, हम लोग बहुत अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, अपनी अपनी लाइन ऑफ थॉट में रखते थे। फिर यूनिटी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे उनकी, और हमारे इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी। कंक्लूजन है, द पॉलिटिकल फैक्शंस एंड लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स resulted in consolidation of British power from trader to ruler. It is not just about the numbers but also the strategy and leadership. The British East India Company developed a mastery over it with time and hence emerged victorious against the armies of Indian rulers. So we are going to move on with the third question. We are going to do 3 questions every day. So the third question is, why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? था कि भी सडन जो स्पर्ट था क्यों हुआ फैमिन्स में इन कोलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। तो बता रहे हैं कि भाई हम देखेंगे कि 3 फैमिन्स आई हैं मिड 18th सेंचुरी। पहले तो होता है 1750s के बाद क्यों ज़्यादा फैमिन्स वगैरह आने लगी। तो उन्होंने पहले तो डेटा दिया कि 1760s ब्रिटिश इंडिया वॉज हिट बाय टेरिबल फैमिन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यू टू नेचुरल रीजन्स and due to British apathy and economic and administrative policies. More than 85 million Indians died in these famines, which occurred in present-day states of Bihar, Bengal, Jharkhand, etc. Examples: Great Bengal Famine 1770 में आई थी, the Chalisa Famine 1783-84 में आई थी, and the Bengal Famine 1943. तो 3 फैमिन्स के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ग्रेट फैमिन, इंडियन बंगाल फैमिन 1770 की, चालीसा फैमिन 83-84 की, एंड फिर बंगाल फैमिन 1943। तो क्यों होना शुरू हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स। आफ्टर obtaining दिवानी राइट्स इन 1765, द कंपनी इंक्रीज्ड रेवेन्यू फ्रॉम 1/10 ऑफ प्रोड्यूस टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, which left peasants with little money to purchase grain seeds for subsequent crops. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स आफ्टर obtaining दिवानी राइट्स इन 1765, जब इन लोगों ने ले ली दीवानी राइट्स कलेक्ट करने की, तो इनका रेवेन्यू जो है 1/10 जो प्रोड्यूस था उससे 50% ऑफ द प्रोड्यूस हो गया। तो पेजेंट्स के पास कुछ बचा ही नहीं, दे वर लेफ्ट विथ लिटिल मनी टू परचेज ग्रेन सीड्स फॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप्स। फिर दूसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो क्रैश क्रॉप्स सच एज कॉटन, ओपियम, इंडिगो एक्सेट्रा. इट रिड्यूस द एरियाज अंडर फ्रूट गेन्स विच लेड टू फैमिन्स। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, तो भाई कैश क्रॉप्स होने लगे, तो फूड ग्रेन्स रहा ही नहीं, तो भूखमरी होनी ही थी। और फिर तीसरा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस लेड टू एन इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्हांस्ड प्रेशर ऑन लैंड
with many people were dependent on agriculture for their livelihood, and this further increased the intensity of famines. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, क्यों किया? क्योंकि वो लोग उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम ब्रिटेन में, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ गई। हमारी इंडस्ट्रीज़ हमारे गुड्स पे इन्होंने, इफ़ आई कैन मतलब रिमेंबर करेक्टली, तो हमारे गुड्स पे लोग ड्यूटी वगैरह लगा देते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पे, तो हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो लोगों के पास कुछ खाने बचता ही नहीं था काम करने के लिए। अब कुछ बचा ही नहीं, तो फैमिन्स वगैरह रेगुलर हो गए, क्योंकि यू नॉट अर्निंग, तो हाउ विल यू ईट, हाउ विल यू गेट मनी टू बाय फूड। ठीक है, फिर है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नर जनरल्स। तो लॉर्ड लिटन कंडक्टेड दिल्ली दरबार इन मिडस्ट ऑफ फैमिन ऑफ 1877। लॉर्ड लिथिंग्रो डाइवर्टेड सिविल सप्लाईज टू आर्मीज ड्यूरिंग बंगाल फैमिन ऑफ 1943। तो भाई जब 1877 की फैमिन दिल्ली मतलब फैमिन थी 1877 के टाइम पे, तो इनकी प्रायोरिटी थी कि भाई दिल्ली दरबार कंडक्ट करा रहे हैं, एंड लॉर्ड लिथिंगो जो थे वो आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं, सिविल सप्लाईज। ठीक है, फिर मतलब आप सिविल सप्लाईज आप आर्मी को दे रहे हो, ना कि आपकी प्रायोरिटी लोग नहीं हैं। ठीक है, फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। द कंपनी प्रोहिबिटेड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन बाय द फार्मर्स। तो आपने उन कंपनी प्रोहिबिट किया कि भाई स्टोरेज कोई नहीं करेगा, कि आप स्टोरेज करोगे तो आप टैक्स इवेट करने की कोशिश करोगे, तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, तो लोग कुछ बचा ही नहीं पा रहे थे खाने के लिए, तो फूड क्राइसिस होना ही था। फिर कन्फिस्केशन ऑफ फूड स्टॉक्स। तो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कॉन्फिस्केट फूड स्टॉक्स एट द टाइम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ड्यू टू विच द रियोट्स हैड नो ऑप्शन बट टू बोरो मनी एट रिप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स टू रिलीज देयर ग्रेन स्टॉक्स। तो ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी कि भाई रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम पे इनका फूड स्टॉक मतलब ऐसे कॉन्फिस्केट कर लेती थी। फिर रियोट्स फार्मर्स को कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं था कि भाई मतलब पैसा गिरवी कि मतलब अगर आप पैसे से, कॉन्फिस्केशन ऑफ फूड स्टॉक्स में ये बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आपने नहीं टाइमली अपना रेवेन्यू जमा करवाया, तो ये लोग फूड स्टॉक को जमा कर लेते थे और फिर उनको बोलते थे कि भाई रोज मतलब ये फिर लोगों को बेचारों को रोज से हाई अमाउंट इंटरेस्ट पे मनी लेकर इनको पे करते थे, और फिर अपना ग्रेन्स निकलवाने में दिक्कत होती होगी ना, तो वही बोल रहे हैं कन्फिस्केशन कर लेते थे। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो बिग ड्रेन ऑन इंडियाज़ फाइनेंसेस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटेन्स आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडिंग इट्स वॉर्स ओवरसीज। तो लॉर्ड लिटन फुली यूटिलाइज्ड इंडियन रेवेन्यूज़ टू फंड हिज डिजास्ट्रस अफगान वॉर एडवेंचर। तो जो लॉर्ड लिटन थे उनका जो अफगान वॉर एडवेंचर था, उन्होंने काफ़ी मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ तो जनरल पॉइंट हो गया कि आपका अफगान वॉर को करने के लिए पूरा इंडियन उसको रेवेन्यू को खाली कर दिया। फिर फ्रॉड ऑफ फैमिन ग्रांट। तो ग्रांट विच वॉज सपोज टू रेज इनफ मनी टू प्रिवेंट अनदर होलोकॉस्ट लाइक दैट ऑफ 1876-78 recurring, but nearly 58% of the 17 crore rupees spent on protective railways and in paying interest upon Indian Midland and Bengal Nagpur railways. तो grant which was supposed to raise enough money to prevent another holocaust, but nearly 58 of the 17 crore rupees spent on protective railways and in paying interest upon Indian Midland and Nagpur. तो कह रहे हैं कि जो फैमिन के लिए था वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा दिया, तो इनफ मनी था ही नहीं आपने जितना दिया। फिर फेलियर टू प्रोवाइड रिलीफ। द फैमिन कोड्स ऑफ ब्रिटिशर्स वर नॉट रियली इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल। तो जो फैमिन कोड्स ऑफ ब्रिटिशर्स थे वर नॉट रियली इम्प्लीमेंटेड टू, हाँ तो भाई रिलीफ आपने दिया नहीं। एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश, फीड द इंग्लिश स्टाफ द इंडियन एटीट्यूड मेंट मीनिंग दैट देयर वाज नेवर और अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द कंट्री। इन फैक्ट ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स सरप्लस फूड ग्रेन्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो एटीट्यूड जो था बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव था इनका। और द टेरिबल फैमिन ऑफ 1776-79 was spread out across nearly the whole of southern, western and northern India. Belief in Malthusian principle. An ardent believer of Malthusian principle, Lytton's emphasis were always on saving money, and he deputed his minion Sir Richard Temple to make sure unnecessary expenditure was not done on relief works. तो ये माल्थुनियन प्रिंसिपल, माल्थुसियन थ्योरी होती है कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट ग्रोज मोर रैपिडली दैन द फूड सप्लाई। तो भाई पॉपुलेशन तो ग्रो करती रहेगी, पर जो फूड का जो सप्लाई है वो तो लीनियर ही रहेगा। वो तो अब फूड सप्लाई थोड़ी ना बढ़ती रहेगी जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये कहना है ऐसे माल्थुसियन का कि भाई एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी पर फूड तो लीनियर रहेगा,
तो जब तक पॉपुलेशन फूड के लेवल से मैच नहीं कर जाती, तो वो जो क्या बोलते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा ना, कि मतलब जो गैप आ रहा है कि लोग वो मर जाएं, उसको बोलते हैं माल्थूजियनिज्म। कि भाई मतलब जो गैप आ रहा है ना, कि भाई आपका फूड का सप्लाई तो लीनियर है, पर आपकी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, जैसे ये ग्राफ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये वो तो बढ़ता जा रहा है, बट जो फूड का सप्लाई है वो तो लिमिटेड है। तो जब तक पॉपुलेशन जो है वो सप्लाई को मैच नहीं कर लेती, उसको हम बोलते हैं माल्थूजियन कैटास्ट्रॉफ। फिर उसके बाद बोला है फेलियर ऑफ मानसून। Lytton's emphasis was always on saving money, and he repeated to his minion, Sir Richard Temple, to make sure unnecessary expenditure was not done on relief works. Failure of monsoon. The monsoon rains failed in central India and brought burnt crops over a large area, impacting almost 60 million people. तो कुछ natural reasons भी थे, geographical reasons भी थे, outbreak of diseases. तो good famine, but it was there was good famine, but it was accompanied by outbreak of communicable diseases like malaria, smallpox, which increased the miseries. The British exploitative policies and natural disasters resulted in many famines since mid-18th century, due to which villages were completely wiped off the map, as almost all of the inhabitants died and lakhs of Indians were forced by starvation to sign up as indentured laborers. The famines could only be controlled after independence with the formation of a responsible government. So thank you everyone. We'll continue with the next three set of questions tomorrow, and this is how we'll proceed every day. Thank you.